बच्चों, अभी तक अपन ने मुद्रा का अर्थ, कार्य, उसकी परिभाषा, ये सारी उसकी भूमिका, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में भूमिका, ग्रेशम का नियम, ये सब अपन ने पढ़ा। अब आज अपन बात करते हैं मौद्रिक मान की। मौद्रिक मान का सरल अर्थ ये है कि एक देश अपनी मानक मुद्रा को किस वस्तु के स्थिर मूल्य से जोड़कर रखता है। यदि वह इसे स्वर्ण की विशेष मात्रा से जोड़ता है तो वहाँ स्वर्णमान कहलाता है। रजत या चांदी से जोड़ने पर वह रजतमान कहलाता है। एक साथ दो धातुओं स्वर्ण और रजत से जोड़ा जाता है तो वो द्विधातुमान कहलाता है। किसी भी धातु की विशेष मात्रा से नहीं जोड़े जाने पर वह कागजी मुद्रामान कहलाता है। तो अब हम आज बात करते हैं कि विभिन्न मौद्रिक मान क्या क्या हैं। प्रोफेसर के.पी. केंट ने मौद्रिक मान की व्यापक परिभाषा दी। उनका ये कहना था कि मौद्रिक मान के क्षेत्र में केवल उनके मूल्य के मापक ही शामिल नहीं होता, बल्कि मौद्रिक किस्म के अन्य सभी नियम और व्यवस्थाएं भी शामिल होती हैं। अतः एक मौद्रिक मान को एक मौद्रिक व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मूल्य के एक विशिष्ट मान पर आधारित होती है। तो इस तरह मौद्रिक मान के विस्तृत रूप में इसके मुद्रा के मापक के अलावा मौद्रिक व्यवस्थाओं के कायदे कानून के तौर तरीके भी शामिल होते हैं। जैसे कागजी मुद्रा कैसे निकाली जाएगी, सिक्के, बैंक नोट आदि कैसे चलाए जाएंगे, कीमती धातुओं का क्रय विक्रय कैसे किया जाएगा, उनकी मांग जमाएँ कैसे घटाई बढ़ाई जाएंगी, तो इन सारी बातों को इसमें शामिल किया जाता है। तो मौद्रिक मान के स्वरूप का मुद्रा की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे स्वर्णमान या रजतमान की बात हम करें तो उसमें मुद्रा की पूर्ति पर देश में पाए जाने वाले स्वर्ण या रजत के स्टॉक का प्रभाव पड़ता है। इनका स्टॉक बढ़ने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और इनका स्टॉक घटने पर मुद्रा की पूर्ति घटती है। तो इस तरह से कागजी मुद्रा की पूर्ति कागजी मुद्रा के निर्गम की विधि पर निर्भर करती है। अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा की प्रणाली में इसकी पूर्ति पर नियंत्रण करना कठिन होता है और इसी तरह से बैंक जमाओं के अपने नियम होते हैं। इसलिए सरकार को मुद्रा की पूर्ति को नियमित करने के लिए कई प्रकार के उपायों का सहारा लेने को उद्यत होना पड़ता है। एक उत्तम मौद्रिक मान के लिए कई गुणों का होना आवश्यक माना गया है। जैसे सबसे पहले तो उसमें जनता का विश्वास होना चाहिए, उसमें लोच होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति में परिवर्तन किया जा सके। तीसरी बात ये कि वो सामान्यतः स्वीकृत होनी चाहिए, जो उसकी कानूनी वैधता के कारण संभव होता है। चौथा है इसमें मूल्य स्थिरता और विनिमय दर की स्थिरता का गुण होना चाहिए। फिर इसकी निर्गम की लागत कम होनी चाहिए, यानी ये जो मुद्रा है ये किफ़ायती होनी चाहिए। फिर इसके अलावा इसमें वहनीयता, विभाज्यता, पहचानता, हस्तांतरणीयता, इस तरह के गुण इसके अंदर होने चाहिए। तब हम पहले बात करें स्वर्णमान की। स्वर्णमान एक धातुमान के रूप में माना जाता है। इसका दूसरा रूप रजतमान हो सकता है। या तो केवल स्वर्णमान हो या केवल रजतमान हो तो वो हमारा एक धातुमान कहलाता है। स्वर्णमान सबसे पहले 1821 में ग्रेट ब्रिटेन में अपनाया गया था। बाद में इसे पुर्तगाल, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों ने अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वर्णमान 1900 से 1933 के मध्य अपनाया गया। ज़्यादातर देशों ने 1914 में इसका परित्याग कर दिया। हालांकि युद्धोत्तर काल में भी इसे अल्पावधि के लिए पुनः अपनाया गया था। चूँकि स्वर्णमान के कई रूप होते हैं इसलिए स्वर्णमान की कोई एक सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती। हम मोटे रूप में अगर देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर्णमान में मौद्रिक इकाई का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित किया जाता है। ये उसकी मात्रा और कीमत के रूप में निर्धारित किया जाता है। आर.जी. हार्ट्रे की बात अगर हम करें तो उनका ये कहना था कि स्वर्णमान की आधारशिला इस रूप में होती है कि इसके अंतर्गत मौद्रिक इकाई का मूल्य
स्वर्ण के मूल्य से बांध दिया जाता है और इसके लिए स्वर्ण की कीमत निर्धारित की जाती है। इस तरह स्वर्णमान में मौद्रिक इकाई का मूल्य सोने की मात्रा और कीमत दोनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे 1 औंस सोना $25 या कोई और भी मूल्य का हो तो वो हमारा इसकी स्वर्ण की कीमत कहलाती है। गोल्डफेल्ड और चैंडलर, इनका ये कहना था कि स्वर्णमान का सुनिश्चित वर्णन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में बदलता रहा है, लेकिन इसकी मौद्रिक इकाई की परिभाषा स्वर्ण में व्यक्त की जाती है और स्वर्ण को मुद्रा में और मुद्रा को स्वर्ण में पूर्णतः बदलने की इजाज़त दी जाती है। स्वर्णमान के विभिन्न रूपों का परिचय अगर हम देखें तो सबसे पहला है स्वर्ण सिक्का मान। इसे स्वर्ण करेंसी मान भी कहा जाता है। क्राउथर ने इसे पूर्ण स्वर्णमान कहा। ये वास्तविक स्वर्णमान माना गया। इसमें विशिष्ट वजन और उत्तमता के सोने के सिक्के मानक मौद्रिक इकाई के रूप में काम में लिए जाते हैं। वे असीमित रूप से कानूनी दृष्टि से वैध होते हैं। सोने के सिक्कों के अलावा सभी तरह की साफ मुद्राएं सोने के सिक्कों में बदली जा सकती हैं। सोने की सिक्का ढुलाई मुफ्त रूप से होती है और सोने का आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये स्वर्णमान का प्रारंभिक रूप माना जाता है। ये मान 1914 से पूर्व इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में प्रचलित था। अमेरिका में ये 31 जनवरी 1934 से पहले प्रचलित था। प्रथम विश्व युद्ध के वित्तीय भार के कारण इंग्लैंड और अन्य देशों ने स्वर्ण करेंसी मान को कायम नहीं रखा। हालांकि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध और युद्धोत्तर काल में इसको चलाता रहा। चूँकि स्वर्ण करेंसी या सिक्का मान को चलाने के लिए काफ़ी सोने के स्टॉक की ज़रूरत होती है, इसलिए उसका परित्याग कर स्वर्ण धातु मान को अपनाया गया। तो अब हम बात करें इसी में स्वर्णमान में स्वर्ण धातु मान को। स्वर्ण धातु मान में सोने के सिक्के चलन में नहीं होते थे। उन्हें गलाकर सोने की छड़ों में बदलकर केंद्रीय बैंक में रख दिया जाता था और कानूनी दृष्टि से एक निश्चित वजन की सोने की छड़ें ही मुद्रा के बदले में दी जा सकती थी। इस प्रणाली में चांदी के टोकन सिक्के या कागजी नोट चलन में हो सकते थे, लेकिन मांगने पर निश्चित वजन की सोने की छड़ें या स्वर्ण धातु दिया जा सकता था। केंद्रीय बैंक निर्धारित भावों पर स्वर्ण का क्रय विक्रय असीमित मात्रा तक करने को तैयार रहता था। स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतंत्र रूप से हो सकता था। रिजर्व बैंक में रखा गया सोना चलन में कुल करेंसी का एक अंश ही होता है। यह स्वर्णमान 1925 में इंग्लैंड में और 1928 में फ्रांस में अपनाया गया था। इंग्लैंड में 1700 पाउंड के लिए मांगने पर 400 औंस शुद्ध वजन की सोने की छड़ें दी जा सकती थी। इंग्लैंड में भारत में ये स्वर्णमान 1927 से 31 के बीच अपनाया गया। रुपए को 27 रुपये 7 आना 10 पैसे प्रति तोले के हिसाब से 40 तोले सोने की छड़ों में बदला जा सकता था। इस तरह स्वर्ण धातु मान में करेंसी को सोने में बदलने के लिए मौद्रिक अधिकारी को रिजर्व में सोने की छड़ें रखनी पड़ती थी। वह जनता की ओर से भी निश्चित भाव पर सोना खरीद सकती थी। 1931 में इंग्लैंड और भारत दोनों में स्वर्ण धातु मान का परित्याग कर दिया गया। तीसरा जो रूप है इसका स्वर्ण मान का वो है स्वर्ण विनिमय मान। इसके अंतर्गत कम सोने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि एक देश अपनी करेंसी को प्रत्यक्ष तथा सोने में नहीं बदलता, बल्कि किसी दूसरे देश की करेंसी में बदल सकता है, जो स्वयं स्वर्ण सिक्का मान या स्वर्ण धातु मान पर होता है। इस पद्धति में सोना विनिमय का माध्यम नहीं बनता। एक देश की घरेलू मुद्रा और सोने में सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि यह संबंध स्वर्ण मान पर होने वाले किसी दूसरे देश की करेंसी के माध्यम से होता है। इस प्रकार के स्वर्ण मान में सोने की काफ़ी किफ़ायत हो सकती है, इसलिए इसमें सोने को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। यह स्वर्णमान प्रथम महायुद्ध के समय सामने आया था, लेकिन
30वीं में स्वर्ण मान के भंग हो जाने पर ये स्वयं समाप्त हो गए। ये स्वर्णमान भारत में 1898 से 1913 के बीच अपनाया गया था। उस समय भारतीय रुपए के सिक्के ब्रिटिश स्टर्लिंग के प्रति रुपए 1 शिलिंग 4 पैसे के अनुपात में परिवर्तनीय होते थे। इस पद्धति से सोने का स्वतंत्र आयात निर्यात नहीं हो सकता, बल्कि मौद्रिक अधिकारी ही सोने का आयात निर्यात कर सकता है। तो स्वर्ण विनिमय मान में सोने की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है अब बाकी का अपन कल देखेंगे और बात करेंगे।